आई एग्री विद हिम व्हेन ही सेज कि हमारे अंदर भावनाएं बहुत होती हैं परंतु हम उन्हें प्रकट नहीं कर पाते, और ये संभव भी नहीं, क्योंकि जो हमारी भावनाएं हैं वो हमारी आत्मा से जुड़ी हैं और जो हमारे शब्द हैं वो मस्तिष्क से जुड़े हैं। आत्मा एक खुला आकाश है और मस्तिष्क एक छोटा सा कुआं। खुले आकाश को एक छोटे से कुएं में डालना है भी असंभव, परंतु प्रयास से हम लोग यदि पूर्ण नहीं तो कुछ हद तक अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर सकते हैं। कूलरिज एक बहुत ही बड़ा पोएट हुआ, 10,000 कविताएं उसने लिखी, मगर उनमें से एक भी पूरी नहीं, नॉट इवन ए सिंगल वन विच वॉज कंप्लीट। तो किसी ने उससे पूछा कि तुम इतनी रचनाएं अधूरी 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 करके तुमने लिख दी, एक को पूर्ण क्यों नहीं की? तो कूलरिज ने कहा कि मैं कौन हूं लिखने वाला। कविता तो जब उसने भेजी, जो उसने भेजी मैंने लिख दी, मेरा कोई प्रयास नहीं है इसमें, परंतु जो परमात्मा ने उतारी वही मैंने लिख दी। उसने क्या लिखवाया, क्या मैंने लिखा, मैं नहीं जानता। इसलिए पूर्ण तो सिर्फ परमात्मा है, पूर्ण तो सिर्फ परमात्मा है और उसके अलावा पूर्ण कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए कूलरिज वॉज ऑनेस्ट इन एडमिटिंग कि मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ करवाया परमात्मा ने करवाया, चाहे वो अधूरा है या पूरा है, वो सब उसको अर्पण। ऐसे ही रविंद्रनाथ टैगोर ने 6,000 गीत लिखे और जब मरने को आए तो किसी ने उनसे पूछा कि तुम इतने महाकवि होकर मृत्यु को प्राप्त कर रहे हो, कैसा लग रहा? तो कहते हैं रविंद्रनाथ टैगोर की आंखों में आंसू आ गए। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि जो 6,000 लिखे वो मैं लिखना नहीं चाहता था, वो तो सब एक प्रयास थे। जो असली गीत मैं लिखना चाहता था वो मैं अब तक लिख नहीं पाया। और जब मैंने अपने साज सब कस लिए, अपने वीणा के तार कस लिए, अपने हारमोनियम को टाइट कर लिया, तबले की खाल को कस लिया, और जब मेरा पूरा साज सम्मान सज गया, उस समय परमात्मा मुझे बुला रहा। इसलिए जो मैं लिखना चाहता था वो मैं लिख नहीं पाया। इस अवसाद से मैं मर रहा हूं, खुश होकर मैं मर नहीं रहा। ये रविंद्रनाथ टैगोर के उद्गार। ऐसे ही एक प्रोफेसर इलियट को पढ़ाते थे। इलियट भी एक कवि हुए हैं, उनके बारे में कोई प्रोफेसर आगे पढ़ाते थे। लिखा तो लोगों ने, जैसे गीता की व्याख्या हजारों लोगों ने की। गीता एक मौन संवाद है अर्जुन और कृष्ण का, पर अनेक टीकाएं, अनेक भाष्य उस पर लिखे। ऐसे ही इलियट को कोई प्रोफेसर पढ़ाता था और जब भी पढ़ाता उसको कविता की समझ नहीं थी, जितनी अधूरी समझ थी उतनी बच्चों को पढ़ा देता। अक्सर हम भी ऐसा ही करते हैं, अगर समझ में ना आए, जितना आता उतना पढ़ा देते। एक दिन उस प्रोफेसर को इलियट मिल गए। उसने कहा तेरी कविताएं पढ़ाने से मैं बहुत तंग हूं, कविता तो तुम्हारी पढ़ाता हूं पर समझ में कुछ नहीं आता, और जब मेरी समझ में कुछ नहीं आता तो बच्चों की समझ में क्या आता हो। तो इलियट ने कहा कि मतलब तो मैं भी इसका नहीं जानता। इसका मतलब कि दो आदमी इलियट ने कहा कि इस कविता को जानते थे, एक परमात्मा और एक मैं, और जब मैंने इसको लिख दिया उसके बाद केवल परमात्मा जानता है, इसके मायने मैं भी नहीं जानता। ये इलियट ने कहा। यानी अपने कृत्य को परमात्मा को अर्पित इन सब बड़े बड़े कवियों और लेखकों ने किया।
और हम भी इनसे यही सीख सकते हैं। जयप्रकाश नारायण की बात करें तो जयप्रकाश नारायण ने भी अपने कृत्य पर जोर दिया। जयप्रकाश नारायण एक दिन मैले कुचैले कपड़े पहने कहीं गए विश्वविद्यालय में, तो प्रोफेसर ने कहा कैसे मैले कपड़े पहन कर आए? तो जयप्रकाश नारायण ने कहा तुम मेरे कपड़ों को मत देखो, तुम मेरे काम को देखो। ऐसा कौन व्यक्ति कह सकता है जिसका अंतस मजबूत है, यानी जिसके अंतस में, जिसने अपने अंतस को जान लिया, जिसने परमात्मा को जान लिया। अन्यथा जो व्यक्ति हिंदुस्तान छोड़कर अमेरिका गया हो, अमेरिका के विश्वविद्यालय में किसी प्रोफेसर को कहना खाने पीने को रोटी नहीं है अपने पास, खेतों में काम करके मजदूरी करके अपनी पढ़ाई पूरी की जयप्रकाश नारायण, और फिर इस देश में आकर सर्वोदय का नारा दिया, और सर्वोदय से हटे तो संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। परंतु हमेशा अपने कृत्य पर और अपने परमात्मा पर विश्वास कभी नहीं छोड़ा, और हर एक को अपने कामों से दिखाया, कभी पद की लालसा नहीं की। अन्यथा 77 के जनरल इलेक्शंस में ही कुड हैव वेरी वेल बीन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। महात्मा गांधी, विनोबा भावे के बाद अकेले जयप्रकाश नारायण एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कुर्सी को कुछ समझा ही नहीं। क्यों? कुर्सी ऐसे लोगों के लिए कोई महत्व ही नहीं रखती। और ऐसे ही बकोजू के बारे में कहते हैं, बहुत बड़े संत हुए बुद्ध की परंपरा में। राजा से मिलने गए तो एक जूता सिर पे रख लिया, एक पांव में रख लिया। राजा को बड़ा इंतजार है कि बकोजू आ रहे हैं, इतने बड़े संत आ रहे हैं। राजा ने रेड कारपेट वेलकम की पूरी तैयारी की, और जब देखा सामने से एक व्यक्ति गले सड़े कपड़े पहने हुए, एक सिर पे जूता रखे, एक पांव में जूता रखा है, तो राजा को बड़ी हैरानी हुई कि तो कैसे व्यक्ति के पांव आज छूने पड़ेंगे, कैसे व्यक्ति का आज सम्मान करना पड़ेगा जिस व्यक्ति के सामने फटे हाल व्यक्ति और पागलों जैसा प्रतीत होता है। तो जैसे ही राजा पास गया बकोजू के, तो राजा ने बकोजू को कहा कि कम से कम जूता पांव में तो डाल ले। तो बकोजू ने राजा को कहा कि तेरे को अभी भी ये जूता दिखाई देता है, तेरे को बकोजू कहीं दिखाई नहीं देता, तेरे को बकोजू का परमात्मा कहीं दिखाई नहीं देता, तुझे अभी भी मेरा जूता दिखाई दे रहा है। मेरे तप को देख, मेरे जप को देख, मेरी तपस्या को देख, तू क्या देख रहा है अभी भी मेरे जूते को? अगर तेरी निगाह मेरे जूते में रखी है तो तू शायद इस जीवन में अपनी दृष्टि को नहीं बदल सकता। तो अपने जीवन में अपनी दृष्टि को बदलना, अपनी सोच को बदलना सबसे आवश्यक है। और जयप्रकाश नारायण जैसे लोग हम जैसे ही लोग थे, हमारे जैसी हड्डियां, हमारे जैसा ही मांस, हमारे जैसा ही खून, हमारे जैसा ही दिमाग, परंतु सिर्फ अपनी सोच को बदला, अपनी दृष्टि को बदला, और जयप्रकाश को पूरा देश उमड़ पड़ा था। जिन लोगों ने 1977 में जनता पार्टी को बनते देखा, जनता पार्टी के नेताओं को बोलते देखा, जनता पार्टी के साथ गए लोग, पूरे का पूरा देश एक भावना में बहा। यदि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बाद ये देश कभी इकट्ठा हुआ तो 1977 की संपूर्ण क्रांति थी। और उसके महानायक कौन थे? जयप्रकाश नारायण, जिनके पास अंत तक पहनने को एक कुर्ता पजामा और एक जैकेट ही थी। ऐसा सरल जीवन, ऐसा सहज जीवन, ऐसा सादा जीवन कहीं कहीं देखने को मिलता और कभी कभी सुनने को मिलता। धन्य हैं वे लोग जो जयप्रकाश के साथ रहे, परंतु जयप्रकाश की शिक्षाओं को नहीं पाए। यदि इस देश में समाजवाद की बात किन्हीं लोगों ने की तो वो आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण और उनके बाद उनके चेलों ने तो समाजवाद पर बट्टा लगा दिया। जितने भी नेता आज आपको नजर आते हैं वो सब जयप्रकाश नारायण की फैक्ट्री से निकले हुए, परंतु जयप्रकाश के कदमों पर एक भी नहीं चला। चले थे समाजवाद की राह पर, चले गए साम्राज्यवाद में। कहने को समाजवाद है, अंदर से पूर्ण का पूर्ण पूंजीवाद। आज फिर से देश को किसी जयप्रकाश नारायण जैसे नेता की आवश्यकता है, जो इस देश को पूर्ण रूप से
फिर से पिरो सके। अन्यथा बिलीव मी, अगले 10 साल में इस देश में सिविल वॉर को कोई रोक नहीं सकता। हरियाणा में कहते हैं बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं, बढ़ेंगी। पीपल आर नॉट अफ्रेड ऑफ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। If the power is in the weak hands, people of the country are going to suffer. If the power is in the iron hands, the people of India are going to progress. We have everywhere weak leaders, and this weakness of the leaders will break the country into various parts once again. और जब ये देश दोबारा से टूटेगा, फिर पता नहीं कोई सरदार पटेल आएगा और इस देश को पुनः जोड़ेगा। इसलिए इससे पहले कि ये देश टूटे, क्यों ना हम संभल जाएं, क्यों ना हम समझ जाएं, क्यों ना हम दोबारा से जयप्रकाश नारायण जैसे लोगों के बताए रास्ते पर चलें। धन्यवाद।